साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या भाषणाला सुरुवात करावी। गौर रजा साहेब। दोस्तों, आपकी खूबसूरत जबान मराठी मुझे नहीं आती और ये मेरी कमी है। मेरे बारे में अभी जो कुछ कहा गया होगा वो मैं यही सोच रहा हूँ कि अच्छा ही कहा गया होगा, इसलिए कि यहाँ कल से बेहद मोहब्बत मिल रही है मुझे। और मैं इसीलिए आपका शुक्रिया अदा नहीं करना चाहता, यहाँ बैठे साथियों का शुक्रिया अदा नहीं करना, क्योंकि मोहब्बत का जवाब शुक्रिया नहीं हुआ करता, थैंक यू नहीं हुआ करता। मोहब्बत का जवाब मोहब्बत होता है। मैं जो मोहब्बत लेकर के जा रहा हूँ उसके जवाब में आपके लिए सिर्फ मेरे दिल में मोहब्बत है। दोस्तों, जब मुझसे ये बात कही जा रही थी कि मैं यहाँ आऊँ तो सिर्फ ये सुनकर ही मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा था कि मुझे यहाँ आने की दावत दी गई, मुझे यहाँ बुलाया गया और मैं आज यहाँ आपके सामने मौजूद हूँ। बड़े महान लोगों ने पिछले 15 विद्रोही सम्मेलनों का उद्घाटन किया है। मैं जाहिर इसके काबिल नहीं, लेकिन जो मुझे सम्मान दिया गया है उसकी भरपाई करने की अगले 20 मिनट 25 मिनट में कोशिश करूंगा। दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले प्रोफेसर साहिबा ने आपके सामने ज्योतिबा फुले का जो पत्र था उसका जिक्र किया। ज्योतिबा फुले अभी बड़े आदमी नहीं बने, वो महान नहीं है। सावित्री बाई अभी महान नहीं है, फातिमा शेख महान नहीं है। ये महान बनने तक पहुंचे कैसे? क्या उन्होंने ये ख्वाब देखा था कि उनको महान बना दिया जाएगा इस देश के अंदर? क्या हम उनको इज्जत की नजर से देखे थे इसलिए उन्होंने पहले कदम बढ़ाए थे? क्या ये सोचा था कि अगली आने वाली नस्लें उनको बार बार याद करेंगी, बच्चे उनकी पगड़ी लगा करके अपने को गौरवान्वित महसूस करेंगे? नहीं, उनका ख्वाब था इस देश को, इस इंसानियत को बदलने का ख्वाब। और उस ख्वाब की टक्कर थी उन लोगों के साथ जो इस देश को, इस समाज को, इस समाजी ढांचे को नहीं बदलना चाहते। तो मैं 2 ख्वाबों की बात कर रहा हूं। हर नस्ल में एक ख्वाब रहता है जो दमन की चक्की चलाने का ख्वाब। एक ऐसा ख्वाब होता है जो समाज को जकड़ करके रखने का ख्वाब होता है। एक ऐसा ख्वाब होता है जिसमें मुनाफे की होड़ होती है, जिसमें 1% लोगों के पास देश का 90% या इंसानियत का 90% असासा होता है, उसकी दौलत होती है। और दूसरी तरफ वो ख्वाब हमेशा होता है जो ख्वाब इस ढांचे को तोड़ने का ख्वाब, जो बराबरी का ख्वाब होता है, जो हर इंसान को, हर भूखे को रोटी खिलाने का ख्वाब होता है। और इन ख्वाबों का हमेशा टकराव होता है। ये ख्वाब लगातार टकराते रहते हैं और इसलिए जरूरी ये है कि हम निर्धारित करें कि हम कौन से ख्वाब के साथ। ये ख्वाब हमारे दिमागों में, हमारे घरों में, हमारे चौबारों में, हमारे आसपास और पार्लियामेंट के अंदर और यूएनओ के अंदर लगातार टकराता है। हमें ये सोचना है, हमें ये निर्धारित करना है कि हम कौन से ख्वाब के साथ। इसीलिए आज जो ख्वाब उस वक्त
तीन आम दलित वर्गों से आगे आने वाले लोगों ने देखा, जिसमें 2 महिलाएं और 1 पुरुष था। उस ख्वाब ने टक्कर ली और आज आप यहां बैठे हुए हैं। अगर उस वक्त वो ख्वाब ना देखा गया होता, अगर फूले, सावित्रीबाई और फातिमा शेख ने वो ख्वाब ना देखा होता, तो क्या बदलाव आता, क्या हम यहां बैठे होते? अगर भगत सिंह ने आजादी का ख्वाब ना देखा होता और उस जैसे हजारों लाखों लोगों ने वो आजादी का ख्वाब नहीं देखा होता, तो क्या ये देश आजाद हुआ होता? ये सवाल लगातार हमें पूछना होगा, क्योंकि आज हमारे सामने लगातार ये सवाल खड़ा किया जाता है कि कुछ करने से क्या फायदा है। यहाँ 2000 लोग जमा हैं, आएंगे 3 दिन 2 दिन मिलेंगे, नारे लगाएंगे, चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता। उस जमाने के 3 आसान ख्वाब, शिक्षा देने का ख्वाब कहां तक पहुंचा रहा था कि कल यही शिक्षा लेकर के हमारे अपने साहित्यकार पैदा होंगे, और आज वो साहित्यकार यहां मौजूद है। आज वो साहित्यकार यहां मौजूद है। वो कलम की लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं। हमारी जनरेशन को और आने वाली जनरेशन को भी ख्वाब देखना पड़ेगा, और ऐसा ख्वाब देखना पड़ेगा जो नए भारत का, जो नई इंसानियत का, जो नई दुनिया का। और सुबह कभी तो आएंगे। अगर हम अपने देश के बारे में ख्वाब देखना शुरू करें दोस्तों, तो क्या नहीं होना चाहिए से मैं शुरुआत करना चाहता हूं। हमें उस ख्वाब में एक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो कहे कि गणेश जी प्लास्टिक सर्जरी का प्रमाण। क्या हुआ? हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो ये बच्चों से कहे कि पहले मुश्किल सवाल करो, बाद में आसान सवाल करो इम्तिहान। हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो हमारी आर्मी को ये बताए कि बादलों के पीछे से छुप के जाओगे। हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो बच्चों से ये कहे कि नाले की गैस से, हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो ये कहे कि A² + B² का फॉर्मूला क्या होगा, और वो भी देश के अंदर, देश की सीमाओं से बाहर, कहीं दूर बैठ करके कनाडा में पूरे देश की बेइज्जती है। हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री डेफिनेटली नहीं चाहिए जो ये कहे कि कोई ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रही है, लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें सर्दी गर्मी ज्यादा है। दोस्तों, आपके चेहरे के ऊपर भी हंसना, मुस्कुराहट आती। अगर ये कोई ऑर्डिनरी आदमी कह रहा होगा तो मैं भी हंस करके इसको दरगुजर कर देता, भूल जाता। बहुत सारे पागल होते हैं समाज के। पागल ना कहते हुए कभी नहीं है। लेकिन ये दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, ये शर्म की बात है। ये उस देश का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है जो क्लेम करता है कि इस देश के अंदर सबसे बड़ी पावर है हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लोग। ये उस देश का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है जो देश आगे बढ़ के उन्नति के रास्ते पर सिर्फ साइंस को चुनना चाहता है। अगर इन पदों पर बैठे हुए लोग ये बातें ना कहें, तब फिर
हंस के टाला जा सकता है, कहा जा सकता है ये लतीफ़ा है, ये जोक है, पर मैं इसे जोक की तरह से नहीं ले सकता। और तब तो बिल्कुल नहीं ले सकता जब सामने बैठे हुए लोग उस प्रधानमंत्री के इतने एंटी साइंटिफिक जुमलों को सुन करके ताली बजाएं और किसी एक की भी हिम्मत ना हो उस ऑडियंस के अंदर कि कहे तुम क्या बेकार की बातें कर रहे हो। तब तो स्थिति और ज्यादा भयानक है। दोस्तों, क्यों जरूरी है कि प्राइम मिनिस्टर ऐसी बात ना कहे? क्यों जरूरी है कि प्रधानमंत्री ऐसी बात ना कहे? इसलिए कि प्रधानमंत्री का कहा हुआ दुनिया में सीरियसली लिया जाता है। सिर्फ दुनिया में नहीं, हमारा तंत्र उसे सीरियसली लेता है, उसके नीचे जो लोग होते हैं वो उसे सीरियसली लेते हैं। और उसके बाद हमें सुनने को मिलता है चीफ मिनिस्टर की तरफ से कि हमारे यहाँ तो रॉकेट भी था, हमारे यहाँ पुराने ज़माने में इंटरनेट भी था, और अगर रॉकेट था तो एटम बम भी था, और हम सैटेलाइट भी भेज रहे थे। और ये इतनी बुरी हालत तक पहुंचता है हमारा देश कि साइंस कांग्रेस के अंदर एक पेपर पढ़ने की हिम्मत किसी की पड़ती है जो कह रहा है कि हमने बहुत पहले विमान बना लिया था, वो विमान इंटरप्लैनेटरी था, वो लेफ्ट राइट ऊपर नीचे हर तरफ चल सकता। दोस्तों, साइंस कांग्रेस साइंस की एक खूबसूरत मिसाल होती है, दुनिया की सबसे बड़ी साइंस कांग्रेस होती है। उसके अंदर जाकर के किसी की हिम्मत पड़ती है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऐसा है, और फिर एक चीफ मिनिस्टर की हिम्मत पड़ती है कुछ कहने की, और फिर जज की हिम्मत पड़ती है, और फिर हमारा शिक्षा मंत्री ये कहता है कि मुझे डार्विनिज्म में इसलिए यकीन नहीं है कि मेरे पूर्वजों ने बंदर से इंसान बनते नहीं देखे, और इसलिए करिकुलम से हटा देना चाहिए। ये अलग बात है कि हमारे साइंटिस्ट ने मिल करके बहुत जोर से उसकी मुखालफत की। पहली बार शायद इस देश में साइंटिस्टों ने विद्रोह किया और उसे हटना पड़ा। ये असर पड़ता है IITs के अंदर, ये असर पड़ता है हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाकर। जो थोड़ा बहुत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए पैसा दिया जाता है उसमें अब वास्तुशास्त्र पे रिसर्च शुरू हो जाती है, उसमें अब गौमूत्र पे रिसर्च शुरू हो जाती है। इससे ज़्यादा बड़ी बेइज्जती की बात क्या हो सकती है इस देश के लिए? इसका 100 साल का इतिहास है केमिस्ट्री का, मॉडर्न केमिस्ट्री का। हमने बेहतरीन काम किए हैं केमिस्ट्री के अंदर। हर चौराहे पे आज लैब मौजूद है जो आपका पेशाब टेस्ट कर सकती है। अब IITs को ये प्रोजेक्ट दे रहे हैं कि गाय का पेशाब टेस्ट करो, और उसके अंदर सोना तलाश करो। कंक्लूजन पहले ही दे दिया। दोस्तों, ये हमला है हमारे देश की सोच के। उन्हें मालूम है कि वो क्या कर रहे हैं। वो अपने बच्चों को जरूर ऑक्सफोर्ड भेजेंगे क्योंकि काला पैसा कमा चुके होंगे। जो 70 साल में नहीं हुआ है वो उन्होंने कर लिया है इस बीच में। लेकिन आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए वो डार्विनिज्म हटा देना चाहते हैं, वो IITs को बर्बाद कर देना चाहते हैं। मैं साहित्य सम्मेलन में साइंस की बात कर रहा हूं क्योंकि मैंने साइंस सिर्फ साइंस से नहीं सीखी, मैंने सिर्फ क्लास में नहीं सीखी। मैंने साइंस, इकोनॉमिक्स, लॉ और जिंदगी के गुजारना ये लिटरेचर से सीखा। मैं इकोनॉमिक्स नहीं जानता हूं,
जब तक प्रेमचंद को ना पढ़ो, जब तक कृष्णचंद को ना पढ़ो, मैं हिंदी से इसलिए उर्दू से इसलिए एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ कि मुझे वही लिटरेचर ज़्यादा पता है, तब तक आप इस देश की कि किसी भी सब्जेक्ट को नहीं समझ सकते। आप मैथमेटिकल इक्वेशंस याद कर सकते हैं, लेकिन अगर समझना है समाज को और मैथमेटिकल इक्वेशंस को समझना है जो इकोनॉमिक्स की होती हैं, फिलॉसफी की होती हैं वगैरह, तो फिर साहित्य पढ़ना पड़ेगा। और अगर साहित्य कोई नहीं पढ़ रहा है तो उस इंसान का कद इंसान से कम है। और इसलिए मैं समझता हूं कि आज जो साहित्य सम्मेलन आप कर रहे हैं उसकी आज की भूमिका है। उसको ये दिखाना होगा कि आगे आने वाले वक्तों में कौन सा ख्वाब है जो टक्कर लेगा तमन के ख्वाब से, जो कॉरपोरेट सेक्टर की ताबड़तोड़ हमलों के साथ सामने खड़ा होगा, जो नहीं चाहते कि ऐसा साहित्य पैदा हो जो दलितों की बात कर सके, जो नहीं चाहते कि दबे तो कुचले तबके के बारे में एक लफ्ज भी लिखा जाए। तो जब हम ख्वाब देखेंगे तो पहला काम होगा कि ऐसा ख्वाब देखें जिसमें क्या नहीं है। जब हमारे कलम से लफ्ज निकलें तो ये भी कहें कि ये नहीं चाहिए। और फिर उसके आगे हमें ये भी कहना होगा कि हमें क्या चाहिए, हमें कैसा हिंदुस्तान चाहिए, हमें कैसी दुनिया चाहिए, हमें कैसी इंसानियत चाहिए। जब हम इस तरफ आते हैं तो हमें देखने की ज़रूरत पड़ती है कि हमारे साहित्य ने लगातार संघर्ष किया है और हमारे मानसिकता और हमारी शख्सियत और हमारी इंसानियत और हिंदुस्तानी होने की पहचान को इसी साहित्य के कलम ने ढाला है और आज भी ढाल रहा है। दोस्तों, कहीं बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं। कल के हिंदुस्तान के लिए हम किस तरह से ख्वाब देख सकते हैं, उसके लिए कहीं बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं। हमें किसानों ने ये बता दिया है क्या बात है कि कैसा हिंदुस्तान का ख्वाब देखना चाहिए और उसको साकार करने के लिए क्या करना चाहिए। दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर जो कुछ घटा है वो अद्भुत है। हिस्ट्री में कोई, इतिहास में कोई इतना लंबा किसानों का मूवमेंट कभी नहीं दिखाई दिया। हिस्ट्री में इतने किसानों का इतने दिन तक चलने वाला मूवमेंट हमको कहीं नहीं दिखाई देता, दुनिया के किसी कोने में नहीं दिखाई देता। पर मूवमेंट देर तक चले ये उसे अद्भुत नहीं बनाता। किसानों ने वहां एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाई, वहां एक शिक्षा का ढांचा खड़ा किया और उसमें सिर्फ नौजवान जो आया था उसकी शिक्षा नहीं थी, कानून, समाज, दमन, इकोनॉमिक्स, लॉ, इन सब चीज़ों की शिक्षा नहीं हुई उसकी, खाली टिकैत की भी शिक्षा हुई, लीडरशिप की भी शिक्षा हुई। और ये बड़ी स्ट्रॉन्ग शिक्षा नीति के तहत शिक्षा प्रणाली बनी। आप किसी भी किसान के पास जाकर के दुनिया की पूरी पॉलिटिक्स डिस्कस कर सकते हैं। जो लोग साथी गए हैं वहां, बिल्कुल, वो जानते हैं कि सिर्फ 3 कानून का सवाल नहीं था। आप उनसे आरएसएस के बारे में, आप उनसे सावरकर के बारे में और आप उनसे यूनाइटेड नेशंस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। उनकी एक स्वास्थ्य नीति थी,
वो काफ़ी कुछ आपके बीच में आई होगी, आपने देखा होगा किस तरह से डॉक्टर्स वहाँ बैठ करके, और इसीलिए कोरोना उस तरह नहीं फैल पाया जिस तरह और जगहों पर फैला है। वहाँ खिदमत थी, और स्वास्थ्य नीति का सबसे बड़ा और स्ट्रॉन्ग फैक्टर था खिदमत। वो खिदमत कर रहे थे, उनके लिए हर एक जान बेहद कीमती थी, उनके लिए वहां बैठने वाला हर एक साथी था। आजकल तो अगर आप चाहें तो डॉक्टर्स भी क्लाइंट का नाम मरीज के लिए इस्तेमाल करने लगे। वहां इंसानियत थी। और जब गोदी मीडिया ने उनके खिलाफ जहर उगलना शुरू किया तो उन्होंने गोदी मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। इसके ऊपर बहुत गोदी मीडिया खफा था, लेकिन वो यहां नहीं रुके। उन्होंने अपना मीडिया क्रिएट किया। ट्रॉली टाइम्स और 3-4 चैनल जो आप देखते रहे हैं, वो सिर्फ 3-4 चैनल नहीं थे। उनका अपना मीडिया शुरू होता था 40 ऑर्गेनाइजेशंस की मीटिंग में जो कुछ घटा है वो घंटों में गांव-गांव तक पहुंच जाता था, इसलिए कि उन्हें मालूम था कि ये मीडिया तोड़ मरोड़ के जहर उगलेगा हमारे खिलाफ, ये हमारे खिलाफ ही बात करेगा, हमारे साथ कभी खड़ा नहीं होगा। वहां पर हमने देखा कि उन्होंने अपना लीगल सिस्टम बना लिया। उन्होंने ना सिर्फ पुलिसिंग की, क्योंकि लगातार अटैक हो रहा था, बाहर से लगातार हमला हो रहा था, बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी, तो एक पुलिसिंग का स्ट्रक्चर खड़ा किया और उस स्ट्रक्चर में हर एक वहां पर प्रदर्शन करने वाला, आने वाला, बूढ़ा, बच्चा, जवान सिपाही की भूमिका निभा रहा था। जब आग लगाई तो पकड़ करके बंद कर दिया। जब कोई अंदर घुस के आया, आरएसएस ने लोगों को भेजा वहां पर दंगा करने के लिए, उनको पकड़ के मारा नहीं। इस पुलिस प्रणाली में हाथ उठाना नहीं था, और जब किसी ने हाथ उठाया तो उनके लीगल सिस्टम ने उसको सजा दी। अपने खुद नेताओं को सजा दी और उनको सस्पेंड किया गया। दोस्तों, ये पूरी एक पैरेलल गवर्नमेंट थी। ये पूरे एक हिंदुस्तान का ख्वाब था, जिसमें न सिर्फ ये कि किसानों की, बल्कि मजदूरों की, दलितों की भागीदारी थी, और ख्वाब था उस हिंदुस्तान का जिसमें बराबरी हो, जहां हर एक को अपनी बात कहने की आजादी हो। आज सहमा हुआ यूपी बोल पा रहा है, उसकी वजह किसान आंदोलन। वरना जहां 1000 से ऊपर एनकाउंटर हो चुके हों, उस प्रांत में आप सोच सकते हैं कि कितनी दहशत होगी। जहां मुसलमानों को सिर्फ इसलिए पकड़ के बंद कर दिया जाए कि वो मुसलमान हैं, वहां कितनी दहशत होगी। पर आज यूपी बोल रहा है। रिजल्ट्स क्या होंगे नहीं मालूम, कह नहीं सकते, पर यूपी बोल रहा है, बोलने की हिम्मत कर रहा है। दोस्तों, मैं ये समझता हूं कि वो ख्वाब जो किसानों ने अपने लिए और देश के लिए देखा, उसको व्यापक करके अगर कोई देख सकता है तो वो हमारे देश के लेखक हैं, आर्टिस्ट हैं, रंगकर्मी हैं, गाने लिखने वाले। उसमें बहुत एक्सपेंशन की ज़रूरत है, उसमें औरों की भागीदारी की ज़रूरत है, और ये काम हमारा है, आपका है।
अगर हम इस काम से आज चूक गए तो आने वाली नस्लें हमको माफ नहीं करेंगी। आज के साहित्यकार का और विद्रोही साहित्यकार का यही हक और यही जिम्मेदारी है कि वो फिर से एक नए भारत का ख्वाब देखे, एक नए भारत का ख्वाब जो फैशिस्ट के ख्वाब के साथ टकराने की हिम्मत रखता हो। इस कलम की ताकत का हमें और आपको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। मुझे मालूम है कि यहाँ बैठे हुए सारे साथी अपने इस नए दायित्व को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। आज मैं आपको इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ कि 15वां सेशन ऑर्गेनाइज किया गया, लेकिन इस 15वें सेशन से जो 2 कॉल जा रही हैं उनके साथ एक कॉल और भी जानी चाहिए मेरे ख्याल में, कि हर शहर के अंदर इस तरह का आयोजन किया जाए। आप उनको मशाल की रोशनी दें, जो बच्चे हाथ में आज मशाल लिए हुए थे, उनको देख करके मुझे यही लग रहा था कि इस मशाल को हर शहर में जाना चाहिए। अगर हम सारे शहरों में ना भी जाएं तो कम से कम कैपिटल्स में जाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। राष्ट्र में चला करके 15 साल या अगले 20 साल काम नहीं चलेगा, बाहर निकलने की जरूरत है। और मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ बैठे हुए मेरे इनकलाबी दोस्त ज़रूर महाराष्ट्र की सरहदों से बाहर निकलेंगे और ये मशाल लेकर के नज़म रह गए आपके। किसान उससे पहले एक नज़म लीजिए, जो कुछ मैंने कहा है उसके बारे में है। ये नज़म शायद कुछ दोस्तों ने सुनी हो। जब जी सिनेमा ने मेरे ऊपर देशद्रोही होने का चार्ज लगाया और 3-4 दिन तक वो लगातार कैंपेन चलाते रहे, तरह तरह की गालियाँ देते रहे, तो बहुत सारे दोस्त परेशान होके टेलीफोन कर रहे थे कि भाई कुछ संभल के, मतलब ऐसी बात क्यों कर रहे हो जिससे परेशानी खड़ी हो जाती है, बाहर मत निकलो वगैरह वगैरह। इसमें 3 तरह के लोग थे। एक तो वो थे जो बड़े खुश थे कि देखा बहुत बोलते थे, ये हुआ। दूसरे वो थे जो कह रहे थे कि क्या कर दिया तुमने, अब हमें तुम्हारे साथ खड़ा होना पड़ेगा। और तीसरे वो थे जो जेन्युइनली परेशान थे कि कुछ भरोसा नहीं है। ये नज़्म, जब सब ये कहें खामोश रहो, जब सब ये कहें कुछ भी न कहो, जब सब ये कहें है वक्त बुरा, जब सब ये कहें कुछ सोचो तो, जब सब ये कहें कुछ समझो तो, जब सब ये कहें कलियों का चटकना क्या कम है, फूलों का महकना क्या कम है, शाखों का लचकना क्या कम है, बिंदिया का चमकना क्या कम है, जुल्फों का बिखरना क्या कम है, प्यालों का छलकना क्या कम है। जब इतना सब है कहने को, जब इतना सब है लिखने को, क्या जिद है कि ऐसी बात करो जिस बात में खतरा जान का। क्या जिद है कि ऐसी बात करो जिस बात में खतरा जान का हो। जब सब ये कहें खामोश रहो, जब सब ये कहें कुछ भी न कहो, तब समझो पतझड़ रुत आई, तब समझो मौसम दार का है, तब सहमी सहमी रूहों को ये बात बताना लाजिम है, आवाज़ उठाना लाजिम है, हर कर्ज चुकाना लाजिम है। आवाज़ उठाना लाजिम है, हर कर्ज चुकाना लाजिम है। जब सब ये कहें खामोश रहो, जब सब ये कहें कुछ भी न कहो, तब समझो कहना लाजिम है,
मैं जिंदा हूँ, सच जिंदा है, अल्फाज अभी तक जिंदा हैं, अल्फाज अभी तक जिंदा हैं। बहुत शुक्रिया। यहाँ सारा खेल अल्फाज का ही, कलम और अल्फाज। किसानों के नाम। मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि मैं किसानों के बीच में ये जाकर के नज़्म सुना पाया 2-3 बार, लेकिन ये बिल्कुल शुरुआत में लिखी गई नज़्म है, जब किसान आंदोलन शुरू ही हुआ था, और इसमें से कुछ बातें सच हो गई। इससे ज़्यादा और नज़्म को क्या चाहिए। तुम किसानों को सड़कों पर ले आए हो, अब ये सैलाब हैं और सैलाब तिनकों से रुकते नहीं। तुम किसानों को सड़कों पर ले आए हो, अब ये सैलाब हैं और सैलाब तिनकों से रुकते नहीं। ये जो सड़कों पे हैं खुदकशी का चलन छोड़ कर आए हैं, बेड़ियां पांव की तोड़ कर आए हैं। सूंधी मिट्टी की सबने कसम खाई है और खेतों से वादा किया है कि अब जी लौट कर आए, और खेतों से वादा किया है कि अब जीत होगी तभी लौट कर आएंगे। अब जो आ ही गए हैं तो ये भी सुनो, झूठे वादों से ये टलने वाले नहीं। अब जो आ ही गए हैं तो ये भी सुनो, झूठे वादों से ये टलने वाले नहीं। तुमसे पहले भी जाबिर कई आए हैं, तुमसे पहले भी शातिर कई आए हैं, तुमसे पहले भी ताजिर कई आए हैं, तुमसे पहले भी रहसन कई आए हैं, जिनकी कोशिश रही सारे खेतों का कुंदन बिना काम के अपने आकाओं के नाम गिरवी रखे। में भी हार ही हार थी, उनकी किस्मत में भी हार ही हार थी, और तुम्हारा मुकद्दर भी बस हार है। उनके किस्मत में भी हार ही हार थी और तुम्हारा मुकद्दर भी बस हार है। तुम जो गद्दी पे बैठे खुदा बन गए, तुमने सोचा कि तुम आज भगवान हो। तुमको किसने दिया था ये हक खून से, सबके किस्मत लिखो और लिखते रहो। गर ज़मीं पर खुदा है कहीं भी कोई तो वो दहकान है। दहकान उर्दू में किसान को कहते हैं। गर ज़मीं पर खुदा है कहीं भी कोई तो वो दहकान है वही देवता वही भगवान है, और वही देवता है वही देवता वही भगवान है, और वही देवता अपने खेतों के मंदिर की दहलीज को छोड़कर आज सड़कों पे है। सरबकफ अपने हाथों में परचम लिए सारी तहजीब इंसान का वारिस है जो आज सड़कों पे है। जालिमों जान लो, हाकिमों जान लो, तानाशाहो सुनो, अपने किस्मत लिखेगा वो सड़कों पे। अब काले कानून का जो कफन लाए हो, धज्जियां उसकी बिखरी हैं चारों तरफ। काले कानून का जो कफन लाए हो, धज्जियां उसकी बिखरी हैं चारों तरफ। इन्हीं टुकड़ों को रंग कर धनक रंग में, इन्हीं टुकड़ों को रंग कर धनक रंग में आने वाले जमाने का इतिहास भी शाहराहों पे ही अब लिखा जाएगा। तुम किसानों को सड़कों पे ले आए हो, अब ये सैलाब है और सैलाब तिनकों से रुकते नहीं। दिल्ली किसान आंदोलन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संविधान सन्मानार्थ 15वें विद्रोही साहित्य संमेलन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विद्रोही कबीराशी, संत तुकोबारायाशी, संत नामदेवाशी, नागार्जुन अश्वघोषाशी नातं सांगत मानव मुक्तीची चेतना चेतविणारं चैतन्य होऊन तुम्ही आमच्या हृदयात विराजमान झालेला आहात सर। मी आपल्या सगळ्यांना विनंती करतोय की इथल्या सत्ताधीशांना की अब मुकद्दर में बस हार है हा संदेश सरांनी इथून दिलेला आहे, आणि आवाज उठाना लाजमी है ही भूमिका त्यांनी इथून सांगितलेली आहे। एकूण सगळं जे इलॉजिकल या देशामध्ये चालू आहे, उन्हाळ्यात स्वेटर हिवाळ्यात छत्री पावसाळ्यात लावतात सन गॉगल, उन्हाळ्यात स्वेटर हिवाळ्यात छत्री पावसाळ्यात लावतात सन गॉगल,
सत्ताधीशांचाच हरवलाय सत्सद विवेक. सांगा कोण पागल, सांगा कोण पागल. असं अशी काही जी परिस्थिती देशातली आहे. खूप आम्हाला सर लढण्याचं बळ दिलंय तुम्ही आणि त्या दिल्लीच्या सीमेवर लढणाऱ्या शेतकऱ्यांना सुद्धा इथून आपण सगळ्यांनी आवाज दिलेला आहे. आंदोलन जिंदाबाद, संविधान सन्मानार्थ 15वा विद्रोही साहित्य संमेलन जिंदाबाद. यानंतर मी आदरपूर्वक आमंत्रित करतोय आदरणीय गायकवाड सर, ज्येष्ठ आंबेडकर